अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में पेचीदा बीमारियों का भी इलाज बआसानी हो रहा है। चंद साल पहले किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट जैसे अमराज के लिए बैरून मुमालिक जाना पड़ता था, जो यकीनन गरीब अफराद के लिए मुमकिन नहीं था। ऐसे में PKLI जैसे इदारे का अमल में आया, जो बेसहारा और बेबस ख़ानदानों के लिए उम्मीद की किरण बना। PKLI पाकिस्तान में किस तरह से जिगर और गुर्दों के ट्रांसप्लांट के हवाले से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डीन और CEO PKLI प्रोफेसर डॉक्टर फैसल डार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, जब PKLI की बुनियाद रखी गई और इसका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तो डे 1 से आप जो हैं डॉक्टर सईद साहब के साथ थे। सारी चीज़ों में आपने जो है अपने सजेशंस दिए, एक एक चीज़ में जो है आपकी राय थी, और एक बड़ी इमारत जो है वो ये आज हम जहाँ बैठे हैं और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो आया है सामने। तो ये बताइएगा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो विजन क्या था इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का? बेसिकली मैं तो लिवर सर्जरी और ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस करता था उधर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, और इसी तरह डॉक्टर सईद जो है वो किडनी की प्रैक्टिस करते थे। तो पाकिस्तान में लिवर और किडनी की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जिस तरह लिवर में इवन टुडे आप देखते हैं कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के तकरीबन 11 से 12 मिलियन पेशेंट्स हैं। इसी तरह बच्चों में लिवर की बीमारियां बहुत कॉमन है, और इनमें से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो इवेंचुअली जिनसे लिवर ख़त्म हो जाता है और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह लबलबे की बहुत सारी बीमारियां हैं, एंड सिमिलरली किडनी साइड पे भी बहुत कॉमन है पाकिस्तान में किडनी की डिजीज़। तो अब हम वहाँ पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज अ प्राइवेट सेक्टर ये वाला काम करते थे। तो वहाँ पे ज़ाहिर है बाय एंड लार्ज वही लोग आते थे जो कि इलाज को अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिवर और किडनी की बीमारियाँ ना सिर्फ बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि हमारा जो गरीब लोग हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और तो इसका इलाज भी बहुत महंगा है। इलाज भी बहुत महंगा है। तो वहाँ से डॉक्टर साहब का ख्याल था कि हमें कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जहाँ पे मतलब किडनी के लोगों का इलाज फ्री हुआ करे, अच्छी क्वालिटी से भी हुआ करे। तो वो अपने तौर पे बड़ा अरसा एफर्ट करते रहे कि इस्लामाबाद के अराउंड कहीं गवर्नमेंट उनको ज़मीन दे दे, और फिर वो अपनी एफर्ट से बनाना चाहते थे। तो आई थिंक इसी सिलसिले में ही मेट मिस्टर शहबाज शरीफ, जो उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे, और उनको उन्होंने अपना आइडिया जब सेल किया तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपको ये लाहौर में इंस्टीट्यूशन बना के देता हूँ, लेकिन आप इसमें लिवर को भी शामिल कर लें। सो दैट इज़ हाउ डॉक्टर सईद केम बैक टू मी कि ये गवर्नमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन है कि लाहौर में वो चाहते हैं बनाया जाए और साथ इसमें लिवर भी। तो फिर मैंने भी अपनी कॉन्सेंट दी कि क्योंकि अगर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे तो बड़ा मुश्किल है, मतलब हम अपनी लाइफ टाइम में कोशिश भी करते रहें तो मैं भी कोई छोटा सा इंस्टीट्यूशन बना सकते। चूँकि गवर्नमेंट का स्केल बहुत बड़ा होता है, तो आई थॉट कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो हमें एज अ प्रोफेशनल इसका साथ देना चाहिए। सो यहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ कि एक ऐसा सेंटर बनाया जाए लिवर और किडनी के मरीज़ों के लिए, जो पूरे पाकिस्तान के लिए न सिर्फ जो लिवर और किडनी की बीमारियां हैं उनका जो भी बेस्ट पॉसिबल इलाज दुनिया में मुमकिन हो सकता है वो यहाँ पे हो। तो लोगों का बीमारियों का इलाज करना एक मेजर विजन था इस पूरे कॉन्सेप्ट में। दूसरी बड़ी चीज़ ये थी कि जितनी बीमारियां मुश्किल और उनके इलाज हाई टेक होते चले जाते हैं, आपको उतने अच्छे प्रोफेशनल, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं ये वाली ट्रीटमेंट्स के लिए। तो दूसरा मेजर पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वाज कि हम इसको एक अच्छा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बनाएं जहाँ पे आने वाले हमारे जो फ्यूचर फिजिशियन सर्जन्स हैं वो यहाँ पे लोकली ट्रेंड हों। इसी के साथ साथ फिर हमारा विजन का पार्ट ये भी था कि हम लेटर ऑन जो है वो नर्सिंग एजुकेशन और ये जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, सो एज अ होल जो मेडिकल एजुकेशन है वो एक दूसरा बड़ा पिलर था। तीसरी बड़ी चीज़ जो थी
वो ये थी कि पाकिस्तान में जो रियल कटिंग एज रिसर्च है वो अनफॉर्चुनेटली होती नहीं है। तो हम चाहते थे कि इस इंस्टीट्यूशन में जो तीसरा बड़ा पिलर होगा वो रिसर्च होगा, ताकि यहाँ पे कटिंग एज रिसर्च हो, यहाँ से नॉलेज क्रिएट हो और बाद में फिर यही नॉलेज जो है इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्म हो, ताकि पाकिस्तान से भी कुछ चीज़ें मेडिकल रिसर्च के थ्रू मार्केट में आए जो कि इंस्टीट्यूशन को भी सर्व करें और पाकिस्तान को भी करें। और चौथा बड़ा पिलर था प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, कि एक्चुअली ये पहले वाले 3 काम तो उस वक्त होते हैं जब एक बीमारी हो चुकी है और उसके ऊपर फिर आगे कॉस्ट और ट्रीटमेंट और सफरिंग्स लोगों की होती हैं। तो क्यों ना इस तरह का काम किया जाए कि इन बीमारियों से बचा जाए, जिस तरह कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन एक चौथा बड़ा पिलर था इस पूरे कॉन्सेप्ट का। तो इन 4 असूलों की बुनियाद के ऊपर इस इदारे की बुनियाद रखी गई और उसमें गवर्नमेंट ने ओवर टाइम सपोर्ट किया और आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि इदारा फुली फंक्शनल है। अच्छा, जिस तरह से पहले कोई भी पाकिस्तान में फुल फ्लेज किडनी और लीवर का हॉस्पिटल नहीं था, ये फर्स्ट इनिशिएटिव था, आपको क्या लगता है कि किस हद तक कामयाबी मिली? क्योंकि पहले लोग बाहर के ममालिक जाते थे, स्पेशली इंडिया जाते थे, तो किस तरह से आप डिफरेंस समझते हैं कि यहाँ पे जो इलाज हो रहा है, क्या वो इंटरनेशनल लेवल का इलाज हम यहाँ पे कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास तो अब हमारा स्पेशली लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट का नंबर और क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हमारे पास इंग्लैंड से, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से लोग यहाँ पे आते हैं ये लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। वॉल्यूम भी हमारा चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो बाहर के मुल्कों में जहाँ पे ट्रांसप्लांट होते हैं वहाँ पे ये जो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक ज़िंदा शख्स आइदर अपना एक गुर्दा डोनेट करता है या अपना आधा लिवर डोनेट करता है, दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ अ ट्रांसप्लांट। ये बाहर के मुल्कों में कम होती है, तो इसलिए इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेने के लिए बाहर से भी लोग हमारे पास आते हैं। अच्छा, जिस तरह से एकेडमिक आपने बात की कि डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, डॉक्टर जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए, तो जब ये बना था तो उस वक्त ये एक कॉन्सेप्ट था कि कोई सिफारिश नहीं सुनी जाएगी और मेरिट पे काम होगा, और बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो बिरून ममालिक से पाकिस्तान जो हैं वो बुलाए गए PKLI के लिए। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या अभी भी यही सिस्टम है और अभी भी जो डॉक्टर्स हैं वो मेजॉरिटी जो हैं वो हमने वही डॉक्टर्स हैं जो इंटरनेशनली पहले काम कर चुके हैं और अब वो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं? जी ऐसा ही है। इसी तरह ही ये जिस तरह कॉन्सेप्ट था, बहुत से डॉक्टर्स बाहर से भी आए, अब बाहर से डॉक्टर एक्चुअली आना कम हो गए हैं। और दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज जो आजकल हमें है कि जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन ग्रो कर रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है। उतने पाकिस्तान के डॉक्टर्स बाहर से वापस पाकिस्तान अभी शिफ्ट नहीं हो रहे, तो ये एक ऑनगोइंग चैलेंज है। लेकिन प्रिंसिपली स्टार्ट में डॉक्टर्स ऐसे ही रखे गए थे। आइंदा भी हमारी कोशिश यही है कि हम डॉक्टर्स को इसी तरह एंगेज करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये वाली रेशो अब कम होती जा रही है। बट एट द सेम टाइम चूँकि यहाँ पे अब एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इस तरह बन गया हुआ है कि हमारे पास लोकल अपने इन हाउस जो डॉक्टर्स हैं वो भी इतने अच्छे ट्रेन होना शुरू हो गए हैं कि कुछ प्रोपोर्शन ऑफ द डॉक्टर्स अब हम अपने लोकली ट्रेन लोगों को भी रखना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा मज़ीद कि इन हाउस आप कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है अब ट्रेनिंग दी जा रही है और इंटरनेशनल लेवल की दी जा रही है, और डेफिनेटली अभी ये फर्स्ट इनिशिएटिव था PKLI का, रावलपिंडी में भी है, दीगर शहरों में भी प्लान किया जा रहा है। तो ये बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि कितने जो डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो हर साल यहाँ पे करवाई जाती है? देखिए हमारे यहाँ जो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं लिवर और किडनी की, उसमें सर्जिकल साइड, मेडिकल साइड, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, इन सब के मिला के हमारे पास तकरीबन इस टाइम 80 के लगभग डॉक्टर हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारी स्पेशलिटीज़ ग्रो करती जा रही हैं, हम नंबर ऑफ़ ट्रेनीज़ जो है वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। जहाँ तक बात है कि इस इदारे को दूसरे शहर में लेके जाने का, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रावलपिंडी में भी एक इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी हमें दी है कि उसको एज PKLI रावलपिंडी या PKLI नॉर्थ के नाम से हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हमारी टीम है वहाँ पे, और वहाँ पे हम आउट पेशेंट सर्विसेज, डायलिसिस और रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी ये सारा कुछ तो शुरू कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है, इरादा यही है कि
एक 3 से 4 माह के अंदर अंदर वहाँ पे मरीज़ के जो इन पेशेंट यानी दाखिल होने वाला इंतज़ाम है वो भी हो जाएगा, और होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तक वहाँ पे सर्जिकल एक्टिविटी या ट्रांसप्लांट वगैरह भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। तो समरी ये है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर टाइम आप देखेंगे कि जो PKLI रावलपिंडी है वो भी इसी तरह PKLI लाहौर की तरह जो है अपने फंक्शन शुरू कर देगा। अच्छा, इसके साथ साथ मलेशिया में होने वाले हेल्थ केयर एशियन अवार्ड जो हैं 2025 में 2 नुमाया जो अवार्ड्स हैं वो PKLI ने अपने नाम किए, जो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। इस हवाले से बताइए कि ये 2 कौन से शोबे थे जिसमें PKLI ने अवार्ड जो हैं वो अपने नाम किए? देखिए, एक तो ये जिसको हम हॉस्पिटल की डिफरेंट ग्रेडिंग्स होती हैं, जिस तरह एक प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है, एक टर्शरी हेल्थ केयर होता है, कि यानी जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ के साथ और मल्टी स्पेशलिटीज़ में जब आप डील करते हैं उस कैडर को आप टर्शरी केयर कहते हैं। तो एक तो हमें उन्होंने रिकग्निशन दी कि आप जो है पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल थे। दूसरा ये था, चूँकि हम एक सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी हैं फॉर लिवर एंड किडनी, तो उसमें फिर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कई जगहों पे आप देखते हैं कि हार्ट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कई जगहों पे न्यूरो साइंसेज के इंस्टीट्यूशन होते हैं, और पाकिस्तान में हैं इस तरह, गवर्नमेंट के भी हैं। उस तरह हमें एज अ स्पेशलिटी यानी लिवर और किडनी की स्पेशलिटी का बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला। अच्छा, सेंटर में अभी तक तकरीबन 875 लीवर ट्रांसप्लांट जो हैं वो हो चुके हैं और बड़ी कामयाबी से हो चुके हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि अभी इसके अमराज की जो है वो शरह क्या है, क्या फुटफॉल है रोज़ की तादाद में? देखिए, हमारा एक तो है कि लिवर ट्रांसप्लांट 900 से ज़्यादा हो गए हैं अब। जहाँ तक फुटफॉल की बात है, हमारा चूँकि मेनली जो आउट पेशेंट है वो लिवर और किडनी के पेशेंट्स ही हम देखते हैं, तो तकरीबन मंडे टू फ्राइडे सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक ये हमारे वर्किंग आवर्स हैं, तो तकरीबन 500 प्लस पेशेंट्स डेली जो है वो आउट पेशेंट में देखे जाते हैं। बाकी जो आपने पूछा रेशो की बात देखिए, पाकिस्तान में पंजाब के अंदर चूँकि मैं लिवर एक्सपर्ट हूँ तो लिवर का तो मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 3000 ट्रांसप्लांट साल की नीड है लिवर की। तो डिजीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन है कि PKLI जैसे आप बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशन अगर बना लें तो तब भी शायद वो कम होंगे। अच्छा, जब ये लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से बात होती है तो किन चीज़ों को जो है वो जांचा जाता है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं डोनेट करने के लिए? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि जिस मरीज़ को ट्रांसप्लांट आप तजवीज़ कर रहे हैं उस मरीज़ में सर्टन इंडिकेशंस होती हैं कि अगर उसका लिवर फेल हो गया है, या उस लिवर में कैंसर बन गया है, या उस लिवर की वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बहुत पुअर है, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप देखिए कि पर्टिकुलर मरीज़ के अंदर क्या उसकी बीमारी इस लेवल पे आ गई है कि अब ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो बेसिकली यू डिटरमिन कि पेशेंट में ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन होनी चाहिए। इफ़ दैट इज़ एस्टेब्लिश्ड, फिर दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट सारा होता ही लिविंग डोनर है, तो वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो डोनर है वो की फैमिली मेम्बर होना चाहिए, आइदर क्लोज रिलेटिव और सेकंड थर्ड टीयर पे भी आप जा सकते हैं। तो डोनर की जो रिक्वायरमेंट है वो फैमिली को बताई जाती है, और फैमिली फिर अपने रिलेटिव्स में से जो भी सूटेबल विलिंग डोनर होता है दे कम अप विद द डोनर। फिर उस डोनर की इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो उसमें से पहली चीज़ तो हम यही देखते हैं कि डोनर का जो ब्लड ग्रुप है वो उसके मरीज़ के साथ मिलता है या नहीं। दूसरी चीज़ ये है लीगली कि 18 साल से जो छोटे लोग हैं वो माइनर्स में आते हैं तो वो डोनेट नहीं कर सकते, तो डोनर की एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अपर लिमिट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली 55 या 60 साल से अंदर अंदर डोनर को होना चाहिए, पर मोर इम्पॉर्टेंटली फिट और हेल्दी होना चाहिए। तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जो भी डोनर डोनेट कर रहा है वो बिल्कुल अपनी फ्री विल के साथ, बगैर किसी प्रेशर लालच के वो डोनेट कर रहा हो, खुशी से अपनी डोनेट कर रहा हो। और उसके बाद फिर ये देखते हैं कि ये इसका रिलेटिव भी होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान का कानून कहता है। और लास्टली फिर ये है कि जब ये सारी पहली चारों कंडीशंस पूरी हो जाएं, फिर उस मरीज़ के मेडिकल टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, जिसमें कुछ रूटीन के ब्लड टेस्ट भी शामिल होते हैं, फिर स्कैन्स भी हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम असेसमेंट कहते हैं। इस असेसमेंट के एंड में आप ये बेसिकली डिटरमिन करते हैं, पहली चीज़ ये
कि डोनर की जो अपनी सेफ्टी है कि जो भी देना चाह रहा है ही शुड बी एब्सोल्युटली सेफ, कि खुदा न खास्ता इस डोनेशन या ऑपरेशन के एक्ट में उसकी अपनी जान को ख़तरा जो एक माइनर सा तो होता ही है कि उसकी जान ना चली जाए। तो ये चीज़ आप असेसमेंट में देखने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी में कोई बीमारी निकल आए ऐसी कि ऑपरेशन का ख़तरा हो सकता है, तो ऐसे डोनर को फिर आप इसी स्टेज के ऊपर रिजेक्ट कर देते हैं। स्पेशली लिवर में हम देखते हैं कि बहुत से यंगस्टर्स आजकल चूँकि जंक फूड खाते हैं, तो जब वो एज अ डोनर प्रेजेंट करते हैं तो उनका लिवर फैटी निकल आता है, तो ऐसे लोगों को फिर हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। तो इस असेसमेंट का बेसिकली मकसद यही होता है कि डोनर और पेशेंट को अच्छे तरीके से मेडिकली आप मैच करके देखें ताकि जो ट्रांसप्लांट है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस मैक्सिमम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि ये ख़तरनाक हद तक जो है बीमारी अब फैलती जा रही है पूरे पाकिस्तान में स्पेशली, तो इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, जो है पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन लिवर की बीमारी है वो तो हेपेटाइटिस सी है, जिसको काला यरकान भी आप कहते हैं। तो जो पाकिस्तान में डिफरेंट स्टडीज़ हुई उनमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन का तकरीबन 5 से 8% लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड है। तो हेपेटाइटिस सी, उसके बाद फिर हेपेटाइटिस बी है और तीसरे नंबर पे फिर अब ये फैटी लिवर है। अब हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों जो हैं इनकी जो ट्रांसमिशन है वो बेसिकली ब्लड के थ्रू होती है। ठीक है। कि अगर किसी एक शख्स को ऐसा ब्लड लग जाए जो किसी कंटेमिनेटेड मतलब हेपेटाइटिस बी या सी वाले पेशेंट का है, दैट इज हाउ दीज इन्फेक्शंस गेट ट्रांसमिटेड। तो अब ब्लड कई बहुत सारे लोगों में ब्लड नहीं उन्होंने लगवाया होता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खाली ब्लड ही लगा हो। उसकी जो दूसरी एग्जांपल्स हैं कि फॉर एग्जांपल एक डर्टी सिरिंज है जो पहले हेपेटाइटिस बी या सी के मरीज़ में इस्तेमाल हुई, अगर वही सिरिंज एक दूसरे शख्स को टीका लगाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन जा सकता है। इसी तरह आप गांव में देखते हैं कि जो बार्बर्स हैं वो अगर एक ही तरह का रेज़र के साथ शेव कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की, यू नो, दैट इज़ अनदर वे ऑफ ट्रांसमिटिंग हेपेटाइटिस बी एंड सी। इसी तरह ये रोड साइड पे आपके जो डेंटिस्ट बैठे होते हैं जी, और वो डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती, ये एक सोर्स है इन्फेक्शन का। इसी तरह हमारे जितने रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे डिलीवरी अभी भी जगहों के ऊपर जो है वो लेडी हेल्थ विजिटर्स घर कर रही होती हैं, और अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स भी उनके प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं है तो दैट इज़ अनदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। फिर इसी तरह हमारे यंग बच्चे बच्चियाँ कान नाक इस तरह के जो पियर्सिंग करवाते हैं, अगर वो नीडल जो है वो कंटेमिनेटेड है तो बेसिकली ब्लड कंटेमिनेशन इनमें से किसी भी वजह से जब होगी, सो दैट इज अ सोर्स ऑफ स्प्रेड फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी। इसके अलावा पानी शानी पीने से या गंदा खाना खाने से हेपेटाइटिस बी या सी नहीं फैलता, ये ब्लड के थ्रू फैलता है। कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू जो चीज़ें फैलती हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई हैं, यू नो। जो फैटी लिवर है ये अब बेसिकली एक तीसरा बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में और बाकी दुनिया में भी, प्रॉब्ली इट्स नंबर 1 कॉज ऑफ डिफरेंट लिवर डिजीज़। तो चूँकि अब पाकिस्तान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तालीम और एडवांसमेंट आती जा रही है, तो आपने देखा है कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं। पहले हम एक मोर ऑफ अ पाकिस्तानी खाना खाते थे, अब मोस्ट ऑफ द स्पेशली बड़े शहरों में जो है वो जंक फूड खाई जाती है, विच इज़ वेरी वेरी हाई इन कैलोरी, और उसकी वजह से यंगस्टर्स बड़ी यंग एज में भी लोग जो हैं वो उनमें फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है। और फैटी लिवर भी बिल्कुल हेपेटाइटिस सी की तरह आहिस्ता आहिस्ता ओवर 10-15 ईयर्स लिवर को डैमेज करता है। तो ये तो सारे का सारा जो है फैटी लिवर, इट इज़ रिलेटेड टू योर फूड एंड लाइफस्टाइल। अच्छा, इसकी निशानियां क्या हैं डॉक्टर साहब? अगर कोई इसमें बीमारी में मुब्तला हो तो किस तरह से उसको पता चलेगा कि उसको ये इशू है? क्योंकि नॉर्मली लोग अपने आप पे इतना ध्यान नहीं देते और इतनी अवेयर भी नहीं होते चीज़ों में। तो इस वक्त जो आवाम आपको देख रहे हैं, अगर उनको अल्लाह ना करे कोई ऐसा इशू है तो उसकी निशानियाँ यानी कि स्टार्ट किस तरह से पता चलता है? देखिए, लिवर की जो बीमारियाँ हैं वो बेसिकली नो सिम्टम्स से लेके बिल्कुल लिवर फेलियर और कोमा की हालत तक सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। जिस तरह हमने अभी फैटी लिवर की बात की कि पेशेंट का फैटी लिवर होगा बट ही मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स, या आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको पता चलेगा जी आपके जिगर में चर्बी आ गई है या आपके LFTs ख़राब हो गए हैं,
या कई दफ़ा हेपेटाइटिस ए या ई होगा और अचानक आपका लिवर फेल होना शुरू हो जाएगा, आपको यरकान हो जाएगा। तो सिम्टम्स बॉटम लाइन ये है कि बड़े वेरिएबल हैं। अर्ली स्टेजेस के ऊपर कोई सिम्टम्स नहीं होंगे और एडवांस स्टेज के ऊपर लिवर फेल होने के भी सिम्टम्स होंगे। तो आई थिंक अगर किसी का जो जनरली लुक आफ्टर करने का अपने आप को तरीका है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो इट इज़ गुड कि आप अपना एक अल्ट्रासाउंड और LFTs करवा के देख लें। आप अपना हेपेटाइटिस बी या सी का टेस्ट करवा के देख लें। अगर वो सारी चीज़ें ठीक हैं, यू शुड बी रीअश्योर्ड कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक्चुअली लिवर की डिजीज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो कुक होती रहती हैं। ठीक है। और बाय द टाइम उनके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं बहुत सारा लिवर ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसको अर्ली स्टेज के ऊपर स्क्रीन कर लिया जाए ताकि उस वक्त की जो इंटरवेंशन है उससे आइंदा के मसाइल से आप बच सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले लीवर के हवाले से बात कर रहे थे, अभी किडनी के हवाले से बात करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के भी यहाँ पे जो केसेस हैं वो 900 अबव हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि कितनी कामयाबी मिली है अभी तक इन केसेस में। देखिए, एक तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं हमारे यहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किडनी ट्रांसप्लांट जो प्रोग्राम है दैट इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल, और इनका जो सक्सेस रेट है वो तकरीबन 97-98% है। सो इट इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। और लास्ट ईयर हमने मेरा ख्याल है 270 प्लस किडनी के ट्रांसप्लांट किए थे और 260 जो है वो लिवर के ट्रांसप्लांट किए थे। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि जो किडनी के मसाइल हैं या जो मर्ज है उसका किस तरह से पता चलता है और उसकी वजूहात क्या क्या होती हैं? देखिए, किडनी में जो है, मैं माई सेल्फ इज़ नॉट अ किडनी एक्सपर्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन जनरली जिस तरह हमने लिवर की बात की, किडनी की भी बीमारियां एक्चुअली मुझे तो लगता है लिवर से भी ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। और उसमें वन ऑफ द बिग थिंग्स इज़ कि आपके जो स्टोन डिजीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में किडनी स्टोन्स बेइंतहा कॉमन है। ठीक है। और जहाँ जहाँ अगर आप स्पेशली सदर्न पंजाब को देख लें, जितने रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ में आपकी किडनी के स्टोन्स जो है बहुत कॉमन है। तो हमारा एक अच्छा बड़ा बल्क जो है जिन मरीज़ों के हम ऑपरेशंस करते हैं उनमें ये कॉम्प्लेक्स स्टोन्स जो हैं वो भी प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा जो बड़ा एरिया है वो है किडनी या ये मसाना जिसको ब्लैडर कहते हैं, इसके कैंसर्स जो हैं ये भी काफ़ी कॉमन है, इनको हम डील करते हैं। तीसरा बड़ा एरिया जो है जिसको हम रीनल फेलियर कहते हैं, जिसके लिए डायलिसिस किया जाता है, उसकी पाकिस्तान में सबसे कॉमन वजह तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का होना है कि शुगर और ब्लड प्रेशर लोगों में होती है, इवेंचुअली उससे किडनी डैमेज होता है। इसके अलावा बहुत सी मौरूसी बरम बीमारियां भी पाकिस्तान में, जिस तरह हमने लिवर में बात की, वो कॉमन है। बचपन से ही लोगों के गुर्दे वगैरह कई लोगों के फेल हो जाते हैं मौरूसी बीमारियों के साथ। अच्छा, जिस तरह से हम गुर्दों और जिगर के अमराज के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से मुनासिब खुराक का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कौन सी चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए, और हमारा जो फूड है, जिस तरह से अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि ज़्यादा जो हमारे यंगस्टर हैं वो अब जंक फूड पे चले गए हैं, तो फूड किस तरह से हमें जो है वो उसका रखना चाहिए रूटीन में? देखिए, इसमें मेरा तो ख्याल है कि इट इज़ जस्ट कॉमन सेंस। एक यंग आदमी को आप कोई भी चीज़ खाने से मना तो नहीं कर सकते, बट और ये एक प्रोसेस है ना, दिन में आप 3 दफ़ा खाना खाते हैं और डेली आपने खाना है और सारी ज़िंदगी खाना है। तो इसमें एक यंग जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसको हर चीज़ खानी चाहिए, लेकिन एक मिकदार में खानी चाहिए। असल चीज़ ये है कि आपकी जो बॉडी है इसकी एक डेली की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 70-80 किलो का कोई लड़का या लड़की है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको 24 आवर्स में 2000 कैलोरीज चाहिए, ये उसकी बॉडी की नीड है। अब अगर वो कैलोरीज खा 4000 रहा है और बर्न वो 1000 कर रहा है, मतलब अपनी उसकी एक्टिविटी जो है दिन की वो इतनी है कि बर्न सिर्फ 1000 या 2000 कर रहा है, तो बाकी 2000 एक्स्ट्रा उसकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक जो डिसिप्लिन आपको चाहिए वो ये नहीं है कि आप ये वाली चीज़ खाने की छोड़ दें या ये खाएं। आई थिंक मुनासिब हर चीज़ खानी चाहिए, मुनासिब मिकदार में खानी चाहिए। अपने वेट के ऊपर, वज़न के ऊपर हमेशा नज़र होनी चाहिए कि आपका जो BMI है, जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह कुछ न कुछ पार्ट आपका डेली एक्टिविटी में रेगुलर एक्सरसाइज का भी होना चाहिए। मे बी 40 मिनट्स, मे बी 1 आवर, किसी भी फॉर्म में
किसी को अगर रनिंग पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, किसी को साइकिलिंग पसंद है, और कोई सिर्फ एक जगह पे बैठ के पुश एंड पुल और इस तरह की स्किपिंग, कोई भी चीज़ आप कर लें। मकसद ये है कि 40-50 मिनट की एक फिजिकल एक्सरसाइज आपकी लाइफ में होनी चाहिए। खाना जो है वो हर चीज़ खानी चाहिए, मुनासिब मिकदार में खानी चाहिए, और टाइमली अपनी जो नींद है उसको पूरा करना चाहिए। ये बेसिक 3 चीज़ें हैं जो इंसान डेली कर रहा होता है। अगर इनको ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, बट इट रिक्वायर्स अ डिसिप्लिन, और अगर आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो फिर आप टाइम पे सोएंगे भी नहीं, खाएंगे भी टाइम पे नहीं, जब खाएंगे तो ज़्यादा खाएंगे, कोई एक्सरसाइज आपकी लाइफ में शामिल नहीं होगी, तो इवेंचुअली ये होता है कि यंग एज में तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन 10-15 साल जब ये प्रोसेस चलता है तो फिर जिगर भी फैटी हो जाता है, शुगर भी निकल आती है, जोड़ों में दर्द आता है, एक छोटा सा हार्ट अटैक भी हो जाता है। सो इस पूरे कॉम्बो को, जो अब पूरी दुनिया में एक्चुअली एक बड़ी जो एपिडेमिक है, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कि ज़्यादा खाने से, जंक फूड खाने से और विद लेस एक्सरसाइज ओवरऑल दुनिया में या तो लोग मोटे होते जा रहे हैं, और अगर कई लोग मोटे नहीं भी हैं, स्टिल उनके जिस्म में फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये चर्बी की मिकदार इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि उससे लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, ये सारी चीज़ें आपकी टाइम के साथ साथ मुतासर होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, रोबोटिक सर्जरी के बारे में भी बात की जाती है, इस हवाले से बताइएगा कि ये सर्जरी जो है वो कैसी होती है और इसका सक्सेस रेट कितना ज़्यादा है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी जो अभी तक होती है उसमें बेसिकली ऑपरेट एक रोबोट के थ्रू करते हैं। नॉर्मली जो एक ट्रेडिशनल तरीका है सर्जरी का, कि एक जो सर्जन है वो पेशेंट के पेट को खोल के अपने हाथों से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ऑपरेशन करता है। रोबोटिक सर्जरी में जो सर्जन है वो रोबोट के कंसोल पे बैठ जाता है, और रोबोट के आर्म्स होते हैं जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आपके कैविटीज़ में डाले जाते हैं, और उसके थ्रू आप बेसिकली जिस तरह ये बच्चे अपना प्ले स्टेशन खेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो सर्जन है वो अपने प्ले स्टेशन पे बैठा होता है, और पेशेंट टेबल के अराउंड रोबोट है, और रोबोट के आर्म्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स उसके साथ अटैच होते हैं, और कमांड जो है वो सर्जन ही दे रहा होता है रोबोट। जी, सर्जन एक्चुअली ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन थ्रू द वो जॉयस्टिक, रादर दैन के फिजिकली पेशेंट की बॉडी में हो। इसका एडवांटेज ये है कि इसको हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं, कि अगर किसी के पेट का ऑपरेशन होना है तो बजाय उसके पेट के ऊपर बहुत बड़ा कट लगाया जाए, आप छोटे छोटे इंसियंस के थ्रू अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो है अंदर लेके जा सकते हैं, और वही ऑपरेशन जो आपने ओपन करना है वो आप की होल सर्जरी के थ्रू कर लें। दूसरा एडवांटेज रोबोट का ये है कि जो मैग्निफिकेशन है उसके टेलीस्कोप्स की, वो 5-10 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो जो आप अपनी आंखों से एक व्यू देख रहे हैं सामने, वो आपको एक मैग्नीफाइड व्यू नज़र आता है। तो आपकी चीज़ों को काटने की, जोड़ने की, जब मैग्नीफिकेशन बेहतर होगी, आप देखने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी, तो आप परफॉर्म भी बेहतर कर सकेंगे। तीसरा ये है कि जो जिस तरह इंसान के आर्म है, अब मेरी रिस्ट है, इसकी ये मूवमेंट है, इससे बियॉन्ड अब ये लॉक हो जाती है, आई कैन नॉट। लेकिन जो रोबोट का आर्म है वो तो 360 डिग्री घूम सकता है। तो पेट के कुछ हिस्से, स्पेशली ये नीचे वाला जो जिसको हम पेल्विस कहते हैं, जिस तरह फीमेल्स के यूट्रस या ओवरीज की सर्जरी हो, मर्दों में ये ब्लैडर या प्रोस्टेट की सर्जरी हो, या इसी तरह जो मुश्किल एरियाज हैं आपके, जहाँ पे ओपन करके बड़ी डिफ़िकल्टी, स्पेशली मोटे लोगों में आपको बहुत डिफ़िकल्टी के साथ डीप इन द कैविटी ऑपरेशन करना पड़ता है, वहाँ पे रोबोट आपको एक क्लोज एरिया का बड़ा अच्छा मैग्नीफाइड व्यू देता है। वहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट की जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई थिंक ये एडवांटेजेस हैं रोबोटिक सर्जरी के। और फिर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो है वो आप एक छोटे छोटे इंसिजन से कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि बड़े कट की वजह से मरीज़ दर्द की वजह से काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहता है, ज़ख़म के इन्फेक्शंस होने का चांस होता है, लोग ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं करते ज़ख़म की वजह से, उनको निमोनियाज होने का रिस्क होता है। तो बेसिकली मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का एडवांटेज ये होता है कि बड़े ऑपरेशन के बाद भी अगले दिन मरीज़ चल फिर रहा होता है, यू नो। सो हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, वुंड इन्फेक्शंस कम होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस कम होते हैं, एंटीबायोटिक्स कम। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अब रोबोट जो है वो एक्चुअली टू स्टार्ट विद इट इज़ अ बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आप एक बहुत ज़्यादा नंबर अपनी सर्जरी का रोबोटिक सर्जरी पे स्विच कर लें तो इवेंचुअली हॉस्पिटल के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि एक मरीज़ जो एक ऑपरेशन के बाद 7 दिन रुकता है हॉस्पिटल में, अगर वो 2 दिनों में डिस्चार्ज हो जाए तो 5 दिनों की जो हॉस्पिटल की कॉस्ट है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ है,
पेन किलर्स हैं, इन्फेक्शंस के लिए जो चीज़ें दी जाती हैं वो सारी कम हो जाती हैं। तो एक वॉल्यूम के बाद रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाती है। अच्छा, जिस तरह से अभी हम रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके ज़रिए से जो है वो इलाज होता है और पाकिस्तान में इस वक्त इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो मरीम नवाज़ साहिबा के विजन के मुताबिक सेहत के हवाले से बहुत काम हो रहा है। इसी तरह अगर हम वज़ीर आज़म साहब की बात करें तो जब वो पंजाब के हाथ में आला थे तब भी हमने देखा PKLI एक उनका बड़ा इनिशिएटिव है। आप क्या समझते हैं कि जो ये आने वाला बजट है उसमें सेहत के हवाले से कितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए? देखिए, सेहत के प्रायोरिटी तो गवर्नमेंट ने सेट करनी है, लेकिन अगर आप जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की उनको देखें तो वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन ये बेसिकली टॉप प्रायोरिटीज़ होती हैं। जिस तरह अगर आप यूके में देखें तो उनका 20% ऑफ द जो बजट है वो हेल्थ पे है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 2.5% था लास्ट ईयर। तो एक तो ओवरऑल जो प्रोपोर्शन है आपके बजट में हेल्थ का वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, हमारे यहाँ बीमारियाँ ज़्यादा हैं और हेल्थ का बजट बहुत कम है। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी रियलिस्टिक एज वेल कि पाकिस्तान अभी उस तरह अमीर मुल्क तो है नहीं है, वी आर अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। तो आई थिंक बहरहाल ये पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो हेल्थ की तरफ आया है। यू नो, जिस तरह अभी ये पंजाब में गवर्नमेंट ने लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ये जो कानों में आलात जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट्स कहते हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ने पंजाब की सारी पॉपुलेशन के लिए जो है वो फ्री कर दिए हैं। सो दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। मतलब हम एज अ इंस्टीट्यूशन तो ऑल्दो गवर्नमेंट के फंड से ही लोगों का इलाज फ्री करते हैं, लेकिन हमारी चूँकि हमारे पास फंड लिमिटेड होता था तो हम फिर लोगों की फाइनेंशियल स्क्रीनिंग करते थे। जो लोग पुअर थे उनका फ्री करते थे, जो कुछ थोड़ा बहुत दे सकते थे वो देते थे, और जो अफोर्ड कर सकते थे उनको वी विल चार्ज देम। लेकिन गवर्नमेंट का ये वाली जो अप्रोच है कि जी जिसको भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उसको गवर्नमेंट फंड करेगी, आई थिंक दैट इज़ ग्रेट। तो ये ट्रांसप्लांट्स में पहले गवर्नमेंट की फंडिंग हिस्टोरिकली पंजाब गवर्नमेंट की कभी भी नहीं रही, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट और मरीज़ों के लिए ये बहुत आसानी और सहूलत हो गई है कि लाइफ सेविंग जो ट्रीटमेंट है ट्रांसप्लांट की शक्ल में वो उनको फ्री मिल रही है। तो वी मस्ट अप्रिशिएट गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं पब्लिक हेल्थ के ऊपर। इस तरह मैं अखबार में पढ़ता रहता हूँ, गवर्नमेंट और बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रही हैं हेल्थ के, जिस तरह डायलिसिस का एक पूरा प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। फिर नए इंस्टीट्यूशन के लिए हार्ट ऑपरेशन जो जी बच्चों का हार्ट, इसी तरह नए इंस्टीट्यूशंस भी बन रहे हैं। यू नो, इसी तरह जो मेडिकल एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, उसकी सीटें। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एन एफर्ट, लेकिन है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि स्टेप वाइज हमें ये चीज़ें इंक्रीज़ ही करनी होंगी ओवर टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम PKLI के हवाले से बात करें तो यहाँ पे मुस्तहिक जो मरीज़ हैं उनका मुफ्त इलाज किया जाता है और टोटली फ्री होता है, क्या प्रोसीजर होता है बताइएगा? देखिए, हमारा जो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने हमें मैंडेट दिया हुआ है वो ये है कि जी आप जो गरीब लोग हैं उनका इलाज फ्री करें। ठीक है, जो कुछ थोड़े बहुत पैसे दे सकता है उससे उतने पैसे ले लें, बाकी इदारा कॉम्पनसेट करे, और जो खुद अफोर्ड कर सकते हैं उनसे आप एक मुनासिब प्राइवेट मार्केट से कम पैसे ले लें। ठीक है, अब ये तय करना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी मरीज आते हैं उनमें से कोई भी पे नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अगर वो पे कर सकते हैं तो भी वो नहीं करना चाहते ना। तो अब ये डिटरमिन करना कि जी कौन गरीब है या कौन कितने पैसे पे कर सकता है। फिर ज़ाहिर है इलाज भी मुख्तलिफ बीमारी के हिसाब से है। किसी मरीज का इलाज हो सकता है 50,000 में हो जाए और लिवर ट्रांसप्लांट 50 लाख रुपए का होता है। तो हमने ओवर टाइम एक सिस्टम डेवलप किया है जिसको हम फाइनेंशियल स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे अपने हॉस्पिटल का भी एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट का एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में, उसमें उनके मॉडल्स के ऊपर वो एक PMT स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली बेस्ट प्रोग्राम के साथ हम कनेक्टेड हैं। तो जो भी पेशेंट आता है कि जी मैं गरीब हूँ, यू नो, तो उसका वो बिस का जो PMT स्कोर है वो हम कैलकुलेट करते हैं। उस स्कोर की बेसिस पे आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन को 5 सोशल स्ट्रेटास में डिवाइड करते हैं कि जो लोग बहुत पुअर हैं, फिर
वेरी पुअर हैं, फिर मिडिल क्लास हैं, फिर अपर मिडिल क्लास हैं और फिर अपर क्लास हैं। तो ये उस एक तो पीएमटी स्कोर हर पेशेंट का जो इधर से ट्रीटमेंट मुफ्त कराना चाहता है उसका कैलकुलेट होता है। फिर उसके बाद ये है कि हम अपने पेशेंट से जब उनकी ट्रीटमेंट डिसाइड हो जाती है और हमें ये पता चलता है कि इस मरीज़ का ये इलाज है और इस इलाज के ऊपर इतनी कॉस्ट आती है, तो हमने उस कॉस्ट के हिसाब से भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हम पेशेंट से डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो किराए के घर में रहता है तो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, उसकी जो जॉब है अपनी तनख्वाह, बैंक स्लिप्स लेके आए, बिजली पानी गैस का बिल, फॉरेन ट्रेवल्स, हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं कि नहीं, बच्चे कितने हैं, उसके एसेट्स कितने हैं, गाड़ी है उसके पास है या नहीं है, एफबीआर का रिकॉर्ड। तो ये कुछ 15-20 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिनकी बेसिस पे हम उस पेशेंट या उसकी फैमिली की असेसमेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद एट टाइम्स जिन लोगों का इलाज 10 लाख से ज़्यादा है उनकी हम फील्ड विजिट्स भी करते हैं। दैट मीन्स कि हमारा एक सोशल वर्कर जो है वो फ़र्ज़ करें राजनपुर का पेशेंट है तो वो राजनपुर जाता है, ठीक है, वो उसके गली मोहल्ले में जाता है, उसकी फ़ोटो खींचता है, उसके गली मोहल्ले के लोगों के इंटरव्यू करता है, वो सारे वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं और हमारे ही जो सोशल वर्कर हैं उनको हमने ट्रैकर्स लगाए हुए हैं कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं। अच्छा। सो ये सारी जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है एक पेशेंट के बारे में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके बाद हमारी एक 8-10 स्पेशलिस्ट की एक कमेटी है, उसमें ये कमेटी डेली बैठती है और हर रोज़ ये 20 से 25 केस एनालाइज करती है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो 1 by 1 पेशेंट प्रेजेंट करता है, जिस तरह आप एक डॉक्टर आपकी इन्वेस्टिगेशन करता है ना इलाज तक पहुंचने के लिए जी, और फिर आपको इलाज तजवीज़ करता है। तो ये जो फाइनेंशियल स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट है ये आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट करता है, ठीक है, और फिर ये उस कमेटी के पास जाता है। उसके मुताबिक फिर जो लोग बहुत पुअर है, फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर ज़कात का मुस्तहिक है और वो अपने इलाके से ज़कात का फॉर्म भी ले आया हुआ है तो उनका इलाज तो 100% फ्री होता है, ठीक है, हाँ छोटा है या बड़ा है। बाकी पेशेंट की फ़र्ज़ करें किसी का इलाज 1 लाख रुपए का होना है और अब हम देखते हैं कि उस बंदे की मंथली इनकम 3-4 लाख रुपए आया है तो ये कुछ सेविंग्स भी कर लेता होगा, तो उस मरीज़ को ये इलाज 100% खुद पे करना पड़ेगा, ठीक है, 1 लाख का। अगर उसकी 4 लाख तनख्वाह है, 1 लाख रुपया इलाज पे खर्चा आ रहा है तो वो बिलीव कि ये इतना अफोर्ड कर लेगा। लेकिन अगर यही मरीज़ जिसकी 3-4 लाख रुपया तनख्वाह है इसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है जिसकी 50 लाख कीमत है, तो ये बेचारा इतनी सेविंग नहीं होगी कि ये 50 लाख कर सके, तो हो सकता है उसको भी 50% डिस्काउंट। तो इट इज़ डायनामिक, ऐसा नहीं है कि एक मरीज़ के बारे में तय कर लिया तो ऐसी। फिर ये है कि हम कई दफ़ा देखते हैं कि हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो शुरू में अपना इलाज खुद करवाते हैं, सारे पैसे खुद देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई, हॉस्पिटल में स्टे लंबा हो गया तो उनके लिए मुश्किल होती है बाकी पैसे देना, तो हम उनको दोबारा रीअसेस करते हैं। सो इट इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस जिसके ऊपर एज ए इंस्टीट्यूशन हमारी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होती है। मतलब हम बहुत सारे पैसे इस चीज़ के ऊपर खर्च करते हैं कि ये जो असेसमेंट है ये जितनी ऑनेस्टली की जाए और मेरिट पे की जाए ताकि जिसका हक है उसको मिल जाए। अच्छा, इसके साथ जो PKLI है उसका रिसर्च सेंटर भी फाल है, इस हवाले से बताइएगा कि इदारे की तहकीक पे रोशनी डालें कि कहाँ तक ये रिसर्च सेंटर जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, जहाँ तक जो हमारे, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारे 4 मेजर पिलर्स थे इस कॉन्सेप्ट पे, तो जो पहला था वो ट्रीटमेंट वाला था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह लिवर किडनी की हर तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा था मेडिकल एजुकेशन का, वो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग भी जारी है, नर्सिंग और अलाइड कॉलेज भी हमारा शुरू हो गया है। तीसरा था रिसर्च वाला, तो रिसर्च डिपार्टमेंट की अभी हमने पहले तो कोई यहाँ पे आल्दो हमारे मिशन में था लेकिन हमने काम कुछ नहीं किया हुआ था, लेकिन अब पिछले 1 साल में हमने एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनाया है, उसमें कुछ बाहर से लोग हमने हायर किए हैं, तो तकरीबन 10-12 लोगों की एक रिसर्च टीम है हमारे पास। इस टीम ने पिछले 1 साल में ये काम किया है कि इन्होंने पाकिस्तान और इंटरनेशनल एक मेरा ख्याल 15 से 20 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें मेडिकल भी हैं, नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके साथ हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए हैं कि यहाँ के ऊपर रिसर्च का काम हो सके। दूसरा काम इन्होंने ये किया है कि जो पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो जितनी भी मेडिकल रिसर्च है उसके लिए आपको ड्रैप से रजिस्टर होना पड़ता है एज अ रिसर्च सेंटर, और उनकी काफ़ी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हमने पिछले 1 साल में पूरी की हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ड्रैप ने हमें
फेज़ 1, 2, 3 एंड 4 के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसके लिए भी रिकग्नाइज कर लिया है। हम ऑलरेडी 1-2 क्लिनिकल ट्रायल्स का, इंटरनेशनल ट्रायल्स का पार्ट हैं, और अब हम मज़ीद क्लिनिकल जो ट्रायल्स हैं उसमें, सो बेसिकली जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी बुनियाद रख दी गई है, डिपार्टमेंट की एक शेप आ गई है, ड्रैप से हम रिकग्नाइज हो गए हैं, अब हमने इसको बिल्ड करने फ्यूचर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है लास्ट में, वो ये भी है कि जब हम किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के हवाले से बात करते हैं तो बहुत से गैर कानूनी जो गिरोह हैं, ग्रुप्स हैं, वो काम कर रहे हैं, और हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इनको गिरफ्त में भी लिया है, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स पकड़े भी गए हैं, जिनमें डेफिनेटली डॉक्टर्स भी शामिल थे, लैब्स भी शामिल थी, और वो प्रॉपर जो है निशानदेही हुई है। लेकिन इसके साथ जो मेन जो इस बात की जो ज़रूरत है वो ये है कि लोगों पे जो है, लोगों के अंदर शऊर बेदार किया जाए। तो इस हवाले से बताइएगा कि किस तरह से ये सिलसिला जो है वो रुक सकता है और लोग किस तरह से अवेयर हो सकते हैं। देखिए, अवेयरनेस तो ज़ाहिर है सोसाइटी की एजुकेशन से ही आती है। वो हमारी एज अ इंस्टीट्यूशन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एज अ मीडिया पर्सन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इवेंचुअली तो गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होगा कि हम अपनी पूरी सोसाइटी को एजुकेट करें कि एथिक्स क्या है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इलीगल ट्रांसप्लांट होता है वो उसकी बेसिस क्या है। बेसिस यही है कि एक बंदा है, उसका गुर्दा या जिगर फेल हो गया, उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अब ट्रांसप्लांट डोनर कैसे होना चाहिए? डोनर दो तरह के हैं, या एक वो शख्स जो जिसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, जिसको हम डोनेशन आफ्टर डेथ कहते हैं, या दूसरा है लिविंग डोनर के जो एक जिंदा आदमी अपना जिगर या गुर्दा दे। तो आई थिंक बेस्ट प्रैक्टिस तो दुनिया में यही है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये जो डोनेशन आफ्टर डेथ के सिस्टम्स डेवलप किए हैं कि जितने भी लोग जिनको एक्सीडेंट्स होते हैं या ब्रेन हेमरेजेस होते हैं और वो हॉस्पिटल में जाते हैं एज अ पेशेंट बन के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ब्रेन इज डेड, लेकिन ये लोग वेंटिलेटर पे होते हैं और बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, इनको कहा जाता है पोटेंशियल ब्रेन डेड डोनर्स। तो अगर हम ये वाला सिस्टम प्रमोट करें अपने मुल्क में और यहाँ से डोनर्स मिलना शुरू हो जाए हमें, तो तब लिविंग डोनर्स को ज़रूरत नहीं होगी। तो वो शख्स जो कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है, उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। ब्रेन डेड डोनर्स का निज़ाम हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, अब सिर्फ लिविंग डोनर रह जाता है जी। अब लिविंग डोनर में हमारा जो कानून है वो कहता है कि जी आप रिलेटिव्स लें। कई लोगों में रिलेटिव्स में नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने रिलेटिव का लेना भी नहीं चाहते हैं। मतलब हमारे कई पेशेंट आते हैं कि जी मैं अपने बेटे बेटी का नहीं ले सकती। मतलब हम पूछते हैं जी जो आपको देगा वो किसी का बेटा बेटी तो होगा। बोले लोग अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन कहते हैं जी पैसों से चीज़ मिल जाए। पैसों से कोई भी अपना ऑर्गन खरीदना वो पाकिस्तान के कानून में जुर्म है, जिसकी सज़ा है, तो आई थिंक एथिकल ट्रांसप्लांटेशन तो यही है कि आप डोनेशन आफ्टर डेथ को प्रमोट करें। ये जो लीगल वे ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है इसी को करें। अब इसके होते हुए भी स्टिल देखें अज़ल से लेके बुराई ह्यूमन सोसाइटी में रही है, अब तक रहेगी। ये इलीगल ट्रांसप्लांट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। इसके मौके कम से कम उस वक्त होंगे जब हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, एथिकल ट्रांसप्लांटेशन ज़्यादा होगा तो ये चीज़ खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ये कुछ काम होता रहेगा। उसके लिए फिर ये है कि जितना हमारा कानून है, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है या जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको भी एक्टिवली काम करना होगा कि अगर किसी ने ये 2 नंबर काम किया है तो फिर उनको इस तरह सज़ा मिले या ऐसे फिक्स उनको किया जाए कि ये दूसरों के लिए भी मिसाल बने। प्रोग्राम के एंड पे जो अवाम आपको देख रहे हैं एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, क्या उनको आप पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से ये बीमारियों से वो बच सकते हैं? जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है उसके लिए कि जंक फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन चीज़ों से बच जाएं। दिस इज़ द टाइम। अगर आप अभी कॉन्शियस हो के अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो इस तरह की बीमारियों से और खुदा ना खास्ता लिवर और गुर्दे के फेलियर से आप बच जाएंगे। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लोगों को प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए। मतलब आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दें, ब्रिंग सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ
तो आप इन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा, हमारी नौजवान नस्ल जो है जंक फूड पे बहुत ज़्यादा जा रही है, तो खाने पीने का ख्याल रखें और एक्सरसाइज को जो है वो अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि ये जो किडनी और लीवर की ख़तरनाक बीमारियाँ हैं उससे अपने और अपने प्यारों को बचा सकें। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।